नमस्कार प्रिय साथियों, मैं अनुराग तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दो फोर्स एकेडमी सतना पर स्वागत करता हूं। और इस जीके जीएस के जो प्रीवियस ईयर आरआरबी और एनटीपीसी के पेपर रहे हैं उनकी इस सीरीज को टॉपिक वाइज लेके आज हम प्लांट टिश्यू के ऊपर उपस्थित हुए हैं, एनिमल टिश्यू के ऊपर उपस्थित हुए हैं। तो आइए इनसे संबंधित कुछ जो चर्चाएं हैं या जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहे हैं उनको आज शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि उन कोशिकाओं के समूह को जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है और एक विशेष कार्य करने के लिए विशेषज्ञता प्राप्त होते हैं, जैसे शरीर में मांसपेशियों की कोशिकाएं उन मांसपेशियों को बनाती हैं जो शरीर की गति से संबंधित होते हैं, क्या कहा जाता है? सामान्य सी परिभाषा है कि कोशिकाओं का समूह जिनकी उत्पत्ति अर्थात ओरिजिन और संरचना अर्थात स्ट्रक्चर ये अगर समान है और एक विशेष कार्य करने के लिए ये संपादित कर रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे? तो वो क्या कहलाएंगे? ऊतक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ऊतक कहलाएंगे, टिश्यू कहलाएंगे। ठीक है ना? ओरिजिन में और स्ट्रक्चर में अगर समान है और एक ही प्रकार का कार्य कर रहे हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे? टिश्यू कहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, रक्त और हड्डियां किसके उदाहरण? यहां पे एक ब्लैंक था, किसके उदाहरण हैं? ठीक है ना? तो रक्त और हड्डी मतलब ब्लड एंड बोन्स, ब्लड और बोन्स किसके उदाहरण हैं? संयोजी ऊतक, कनेक्टिंग टिश्यू के, कनेक्टिंग टिश्यू के। ठीक है ना? रक्त और हड्डी किसके उदाहरण हैं? कनेक्टिंग टिश्यू के या कनेक्टिव टिश्यू के उदाहरण हैं, संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। ठीक है, आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि मुंह की परत किससे बनी होती है? देखिए चार प्रकार के होते हैं। एक तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होता है, कॉलमनर एपिथेलियम होता है और स्क्वैमस एपिथेलियम होता है। ठीक है ना? हिंदी आप देख लीजिए, घनाकार स्यूडो स्ट्रेटिफाइड मतलब समतल, पपड़ीदार स्क्वैमस एपिथेलियम और कॉलमनर मतलब स्तंभाकार एपिथेलियम। ये चार प्रकार होते हैं। तो जो मुंह की परत है वो किसकी बनी होती है? तो मुंह की जो परत है वो आप देखिए अगर मुंह में तो पपड़ी नुमा होती है, अगर एक परत निकल गई तो फिर अगली परत आ रही है फिर उसमें, तो वो एक तहदार है। ठीक है ना? जिसको बोलते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम या पपड़ीदार उपकला ऊतक। ठीक है ना? तो मुंह की जो परत है वो किसकी बनी होती है? पपड़ीदार उपकला या स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर में कई अंग हैं, कौन सा अंग सबसे बड़ा है? यदि मनुष्य के अंगों की बात की जाए तो मनुष्य में ये हमारी जो त्वचा है ये सबसे बड़ा अंग है, लेकिन यदि ग्रंथियों की बात की जाए तो हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। क्वेश्चन ने पूछा है कि कौन सा अंग है जो सबसे बड़ा है, तो अंग हमारा सबसे बड़ा कौन सा है? त्वचा है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच कौन सा ऊतक बनता है? तो त्वचा के नीचे और अंगों के बीच में कौन सा? तो संयोजी ऊतक में लचीले संयोजी ऊतक होते हैं, स्थिर संयोजी ऊतक होते हैं। ठीक है ना? उसी में एक संयोजी ऊतक होता है वसीय संयोजी ऊतक। ठीक है ना? फैटी कनेक्टिंग टिश्यू। तो फैटी कनेक्टिंग टिश्यू जो है वो त्वचा के नीचे भी होता है और अंगों के बीच भी होता है। ठीक है ना? ये आपको याद रखना है, फैटी कनेक्टिव टिश्यू अर्थात वसीय संयोजी ऊतक। वसीय संयोजी ऊतक जो है वो क्या है? आपके त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों इंटरनल ऑर्गन के बीच में भी ये कनेक्टिंग फैटी कनेक्टिंग टिश्यू जो है वो स्टोर होता रहता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कौन सा एक पशु ऊतक नहीं है? यहाँ पशु का मतलब ह्यूमन एक्सेप्ट करना है। ठीक है ना? मतलब यहाँ पे केवल जानवरों के लिए पूछा गया है, एनिमल्स के लिए पूछा गया है, क्योंकि अगर ह्यूमन की बात करेंगे तो ह्यूमन में पेशी, संयोजी, उपकला और तंत्रिका चारों पाए जाएंगे, लेकिन मवेशियों की अगर हम बात करें, जानवरों में, तो तंत्रिका ऊतक एब्सेंट होता है। रेलवे ने जो आंसर माना है, पर यदि हम यहाँ पे पशु लें तो जानवरों में भी तंत्रिका ऊतक पाया जाता है। ठीक है ना? तो इसमें जब आरआरबी ने इसका आंसर दिया था तो उसने आंसर पहले तंत्रिका ऊतक माना था, लेकिन बाद में जो ऑब्जेक्शन हुआ तो फिर इसके चारों आंसर सही माने गए थे और ये क्वेश्चन जो है
वो बोनस क्वेश्चन हो गया है। मतलब आपको ये याद रखना है कि कोई भी पशु ऊतक नहीं है, मतलब ये चारों पशुए ऊतक हैं। ये किसी भी जानवर में या किसी भी मनुष्य में ये चारों पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक, उपकला ऊतक और तंत्रिका ऊतक, ये चारों ऊतक पाए जाएंगे। ठीक है, चलें नेक्स्ट। ऊतक, कौन सा ऊतक हमारे मुंह के आंतरिक स्तर को बनाता है? अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, हमारे मुंह का आंतरिक स्तर कौन बनाता है? जो सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम। कौन बनाएगा? सरल स्क्वैमस एपिथीलियम बनाएगा। ठीक है ना, सरल स्क्वैमस एपिथीलियम जो है वो हमारे मुंह की आंतरिक स्तर को बनाता है। इसके अलावा यह मुख गुहा, आमाशय, आहार नाल आदि के भी आंतरिक स्तर को बनाता है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथीलियम कहाँ प्रेजेंट होता है? ठीक है, तो स्ट्रेटिफाइड जो स्क्वैमस एपिथीलियम है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथीलियम ये हमारी त्वचा में उपस्थित होता है, स्ट्रेट। ठीक है ना, बिल्कुल सीधा सीधा। तो स्ट्रेटिफाइड जैसे अगर किसी की चमड़ी की परत निकलती है तो बिल्कुल ऐसे सीधे निकलती है। ठीक है ना, ऐसे, ये नहीं कि वो गहराई से जा रही है, एक परत निकलती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम के रूप में ये निकलती है। ठीक है ना, तो त्वचा जो है ये इसका उदाहरण है। अगला, किस ऊतक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होती हैं? किस ऊतक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं जो हैं वो मैट्रिक्स में ही सन्निहित होती हैं? तो आपको ये याद रखना है कि कनेक्टिव टिश्यू जो है, कनेक्टिव टिश्यू, इसमें मैट्रिक्स पाया जाता है और कोशिकाएं भी मैट्रिक्स फॉर्म में ही सन्निहित होती हैं। चलिए नेक्स्ट। पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? पेशी मतलब मस्कुलर टिश्यू। तो मस्कुलर जो टिश्यू हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला रेखित पेशी, दूसरा अरेखित पेशी और तीसरा हृदयी पेशियां। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाहरी परत, आप याद रखिए ये मानव की त्वचा है। ठीक है ना, एक साथ अगर मिला दिया जाए तो जो सबसे ऊपर वाला भाग है वो कहलाता है एपिडर्मिस। क्या कहलाता है? एपिडर्मिस, इसी को कहते हैं ऊपरी चर्म। दूसरा जो बीच में है इसको कहा जाता है मीजोडर्मिस, मीजोडर्मिस मध्य चर्म। और जो आंतरिक भाग है जो अंदर रहेगा इसको कहा जाता है एंडोडर्मिस, इसी को बोलते हैं अंतःचर्म। ठीक है ना, तो ये अंतःचर्म हो गया, आपको ये याद रखना है। ठीक है, एपिडर्मिस, मीजोडर्मिस और एंडोडर्मिस। क्लियर? चलिए, तो इसका आंसर जो है वो क्या कहला जाएगा? एपिडर्मिस हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है? फिर से वही क्वेश्चन है, एपिडर्मिस सबसे बाहरी हिस्सा। कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है? आपको ये याद रखना है कि उपास्थि मतलब कार्टिलेज, बोन और ब्लड, ये तीनों जो हैं वो कनेक्टिव टिश्यू के उदाहरण हैं। किसके हैं? कनेक्टिव टिश्यू के उदाहरण हैं, संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। लेकिन तंत्रिका ऊतक जो है, नर्व टिश्यू जो है, ये उसका उदाहरण नर्व सेल, ये नर्व टिश्यू का उदाहरण है। किसके हैं? ये नर्व टिश्यू के उदाहरण है, तंत्रिका ऊतक का उदाहरण है तंत्रिका कोशिका। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? तंत्रिका कोशिका। चलिए नेक्स्ट, स्क्वैमस एपिथेलियम ऊतक फेफड़ों के एल्वियोलाई और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है जहां यह संकुचन और विश्राम करता है। तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है कि ये कौन सा संकुचन करता है, स्थायी रूप से करता है, अस्थायी रूप से करता है। तो जैसे फेफड़ों की एल्वेलाई है, फेफड़ों की एल्वेलाई मतलब आप ये समझिए कि ये जैसे एक फेफड़ा है, यहाँ से ये ब्रोंकाइटिस आया और ये ऐसे आके इसने अपना एक जाल बनाया और यहाँ पे ये ऐसे एल्वियोलाई ऐसा लगे होते हैं। तो ये क्या होते हैं? फैलते और सिकुड़ते हैं, फैलते और सिकुड़ते हैं, फैलते और सिकुड़ते हैं। तो ये स्थायी रूप नहीं है। कैसा है? ये अस्थायी रूप है। ठीक है ना, टेम्परेरी है, ये परमानेंट नहीं है। तो यह इनमें जो संकुचन
सिस्टोल डायस्टोल होता है वो कैसा होता है, अस्थायी प्रकार का पाया जाता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी हुई है? किस प्रकार की कोशिका से त्वचा जो है वो बनी हुई है? तो ये किससे बनी हुई है? अधिचर्म कोशिका, एपिडर्मिस से बनी हुई है। ठीक है, ये क्वेश्चन अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, किस प्रकार ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं? किस प्रकार की ऊतक ग्रंथियां बनाते हैं? तो आपको याद रखना है कि एपिथीलियल जो प्रकार के ऊतक हैं वो क्या बनाते हैं? ग्रंथियां बनाते हैं। एपिथीलियल प्रकार के ऊतक, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है कि किस प्रकार के ऊतक ग्रंथियां बनाते हैं। एपिथीलियल प्रकार के ऊतक ग्रंथियां बनाते हैं। अगला, जंतु कोशिकाओं में वृक्क को आंतरिक समर्थन प्रदान करने के लिए एपिथीलियम इसकी आंतरिक परत निर्मित करता है। इसको उठा के इसके बाद लगा लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। तो इसका जो आंसर है, जंतु कोशिकाओं में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए, यांत्रिक समर्थन मतलब होता है फिजिकल सपोर्ट, फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए किस प्रकार का करते हैं? तो ये आपको याद रखिएगा कि वृक्क में, किडनी में कौन सा पाया जाएगा? क्यूबाइडल एपिथीलियम पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? क्यूबाइडल एपिथीलियम टिश्यू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, किस प्रकार के, ये वही क्वेश्चन आ गया, कौन से प्रकार के ऊतक ग्रंथियां बनाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा एपिथीलियम। नेक्स्ट, हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो हिस्टामिन जो है वो किसके साथ होता है? ब्लड के साथ होता है। ब्लड वेसल्स को, ब्लड वेसल्स अगर हिस्टामिन नहीं होता तो ये ब्लड वेसल्स कैसी होती? सिकुड़ जाती। ठीक है ना, तो ब्लड वेसल्स को फैलाने के लिए उसमें एक एंटीकोगुलेंट, प्रति रक्त स्कंदक, जो रक्त को जमने से रोके, उसको कहते हैं हिस्टामिन। तो हिस्टामिन ब्लड के साथ मिलके चलता रहता है। ठीक है ना, तो ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। तो हिस्टामिन भी कैसा हो जाएगा, कैसा बिहेव करेगा? कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक जैसा ही काम करेगा। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? संयोजी ऊतक हो जाएगा। ठीक है ना, ये एक प्रकार का क्या है? एंटीकोगुलेंट है। एंटी, कैसा है ये? प्रति रक्त स्कंदक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा लाल संवहनी, लाल कौन है? ब्लड, बिल्कुल जरा जरा, जबकि ये अभी आरआरबी एनटीपीसी 2018 2019 शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है ये, इतना सरल सा क्वेश्चन आया था। चलिए नेक्स्ट, किस प्रकार के ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं? फिर से वही आ गया, कौन से प्रकार के ऊतक जो हैं वो ग्रंथियों का निर्माण करते हैं? ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? एपिथीलियम। अब यहाँ पे एपिथीलियम नहीं दिया है तो यहाँ पे क्या दिया है? मांसपेशी दिया है। एपिथीलियम नहीं दिया तो क्या दिया है? मांसपेशीय ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, पुराने जाइलम में किस प्रकार के अपशिष्ट पदार्थों को संग्रहित किया जाता है? वृद्धि संवर्धक पदार्थ नहीं, रेजिन और गोंद, रेजिन और गोंद। यूरिक अम्ल नहीं होगा, अमोनिया यूरिया भी नहीं होगा। तो जो ओल्ड जाइलम है, ओल्ड जाइलम मतलब जो जल कैरी करते थे, जल का परिवहन करते हैं, तो जब ये कमजोर मतलब बंद हो जाते हैं, नए वाले जाइलम चालू हो जाते हैं। जैसे ये समझिए इस चीज़ को कैसे ये बंद होते हैं। जैसे ये प्लांट है, जब ये शुरुआत रहा तो यहाँ से ये जाइलम जा रहे हैं ऊपर ले जाने के लिए, लेकिन धीरे धीरे क्या क्या होता है कि ये तना और मोटा होता जाता है। तो जैसे जैसे ये मोटा होता जाएगा तो ये जो इंटरनल वाले हैं ये क्या होते जाएंगे? बंद होते जाएंगे और बाहर की तरफ नए नए जाइलमों का निर्माण होता जाएगा। तो जो ये पुराने जाइलम हैं उनमें क्या भर जाता है? रेजिन और गोंद भरता जाता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। तो रेजिन और गोंद इनमें भरा जाता रहेगा। नेक्स्ट, पादपों में अपशिष्ट उत्सर्जन की प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला है, पादप मिट्टी में अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन नहीं करते। गलत, करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न एक अपशिष्ट उत्पाद है। गलत, ग्रीन हाउस गैस के लिए बहुत इफेक्टिव है वो। तीसरा है, पादपों में अतिरिक्त जल को स्थानांतरण द्वारा निकाल दिया जाता है, नहीं निकाल पाते। लास्ट में है, कुछ पौधों में अपशिष्ट उत्पाद राल या रेजिन के रूप में संचित होते हैं। बिल्कुल सही, हमने पहले भी पढ़ा, जाइलम में वो होते हैं।
चलिए नेक्स्ट, पुराने जाइलम में किस प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ होंगे? फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, रेजिन और गोंद इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, तो ये आज का जो सीरीज का चौथा नंबर था, ठीक है ना। इसी तरह से लगातार ये सीरीज पूरी चलती रहेगी, जो पुराने सॉल्व्ड पेपर है उनसे लेके हम ये नए नए क्वेश्चन आपके लिए आ रहे हैं। तो कृपया आप हमारे साथ इसी तरह बने रहें, हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।